हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें हम लोग नोट करते हैं कि अपने चारों तरफ हम लोग ये चीज़ नोट करते हैं कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो रेस्ट पे होते हैं या फिर वो मोशन में होते हैं। और जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं दीज आर नॉट proper terms, these are not absolute terms, these are relative terms. This means that an object at rest with respect to another object can be in motion with respect to a third object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट पे है, हो सकता है कि वो उसी समय के ऊपर किसी अन्य तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो मोशन में हो। तो यहाँ जो अपना जो चैप्टर है, अपनी जो यूनिट है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि व्हाट कॉजेज मोशन, कि मोशन किस वजह से हुई, उसके रीजन क्या थे, कौन सी एक्सटर्नल फैक्टर्स थे दैट कॉजेज मोशन ऑफ द बॉडीज। तो जो सिंपली जो लॉज ऑफ मोशन है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन को बाय कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द बॉडीज या रेस्ट, उनकी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप एक चीज नोट करोगे कि आपको लगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलना चाहते हैं। स्टेट को बदलने का मतलब ये है कि आप रेस्ट से उसको ले जाना चाहेंगे मोशन में। अब मोशन में लाने के लिए, या फिर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था उसको लाना चाहते हो रेस्ट में, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। तो उसके लिए व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? आप करेंगे उसके ऊपर एक, या तो उसको खींचेंगे किसी उस ऑब्जेक्ट को, या उसके ऊपर पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे या फिर उसको खींचेंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, यदि रोकना है तो भी दोनों ही केसेस के अंदर आप लोग या तो पुल या फिर एक पुश उसके ऊपर एग्जर्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? टू चेंज द स्टेट। स्टेट का मतलब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए। तो ये जो पुल और पुश था, ये पुल और पुश क्या करता है? यदि कोई बॉडी रेस्ट में उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में उसको रेस्ट में ले जा सकता है। क्लियर? तो ये जो पुल और पुश था ये एक्सटर्नली था, एक्सटर्नली एक्सर्टेड एफर्ट था एक प्रकार से। ये एफर्ट था, किसकी फॉर्म में एफर्ट था? ये एफर्ट था किसकी फॉर्म में? पुल और पुश की फॉर्म में ये कैसा एफर्ट था। तो कहता है कि ये जो एफर्ट जो आपने एक्सर्ट किया वो पुल या पुश की फॉर्म में वो स्टेट को बदल देता है। स्टेट को बदलने का मतलब मेरा ये है कि रेस्ट से मोशन में लाएगा तब भी स्टेट बदल गई ऑब्जेक्ट की, या फिर मोशन से उसको रेस्ट में ले जाता है तब भी उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये चीज क्या कहलाती है? फोर्स। आप उसको बोलते हैं बल, बोलते हैं फोर्स, बोलते हैं उसको। क्या होता है फोर्स? फोर्स इज द एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। व्हाट इफ इट डज नॉट चेंजेस द स्टेट? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां इस बोर्ड के ऊपर एक लगाता हूं, पुश एक्सर्ट करता हूं, तो क्या मैंने फोर्स लगाया या नहीं लगाया? अभी तक जो बात हुई थी उसके हिसाब से ये हुआ था कि पुल और पुश जो स्टेट को चेंज कर दे वो चीज फोर्स कहलाती है। लेकिन अभी जो मैं इसके ऊपर जो पुश में लगा रहा हूं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को नहीं बदल पा रहा। तो इसका मतलब मैंने फोर्स नहीं लगाया? नहीं, गलत है। हमने इस सिचुएशन में भी फोर्स लगाया है, क्योंकि डेफिनेशन को हम थोड़ा बदल देते हैं। विच एक्चुअली चेंजेस, मतलब पुल और पुश विच एक्चुअली चेंजेस और टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने की कोशिश करे, चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। या तो वो एक्चुअली में उस बॉडी की स्टेट को बदल दे या फिर उसको बदल ना पाए। फॉर एग्जांपल, यहां रखा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने पुश लगाया, यहां स्टेट चेंज हो गई, तो ये जो पुश था ये क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। इस केस में मैंने पुश लगाया व्हिच कैन नॉट चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, बट दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए फोर्स। ये भी किसके रूप में कंसीडर किया जाएगा? फोर्स। इसको भी कंसीडर करेंगे हम। तो फोर्स क्या था? फोर्स इज ए पुल और पुश
which actually changes the state of the body or tends to change the state. अच्छा, फोर्सेस है उनके लिए कॉन्टैक्ट, मतलब फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं, दोनों प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रख लें कि फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, मतलब दो वस्तुओं के इंटरैक्शन के कारण ही फोर्स लगेगा। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जहां सिर्फ एक सिंगल वस्तु है, एक सिंगल बॉडी है, वो फोर्स एक्सर्ट भी कर रही हो, उसके ऊपर वही फोर्स लग भी रहा हो। मतलब यहां हमने फोर्स लगाया तो मैंने लगाया, बोर्ड पे लगाया। क्लियर? तो ये यहां इंटरेक्शन होगा टू बॉडीज, जरूरी है, चाहे कॉन्टैक्ट फोर्स हो तब भी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे तब भी। अब कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम समझ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, बट नॉन कॉन्टैक्ट क्या है? तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का सिंपल मतलब है कि जो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं उनका एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, जो इंटरेक्टिंग बॉडीज थी उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। और नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो इंटरेक्टिंग बॉडीज थी उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हो, जनरली आप लोग जो भी पुल और पुश एक्सर्ट करते हो वो इंटरेक्शन है दो बॉडीज का, और फिजिकल कॉन्टैक्ट दोनों बॉडीज का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स भी इसी का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स मैं इस मार्कर को यहां इसके ऊपर मूव करवाता हूं, बोर्ड के ऊपर, दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स या फिर घर्षण का बल कहा जाता है, वो भी कॉन्टैक्ट होने के बाद लगने लगता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं, मतलब ऐसे फोर्सेस भी लगते हैं जिसमें दो बॉडीज का आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो वस्तुएं, यहां देखो मैं ये इसको अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन अर्थ का और इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। खींचती है, ध्यान दें, ये नीचे गिरेगा किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और वो गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगाती है। किस पे लगा रही है? मार्कर पे लगा रही है। तो बॉडी के ऊपर लगा रही है, तो बॉडी किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। कांटेक्ट फिर भी नहीं है। तो दोनों प्रकार के फोर्सेस पॉसिबल हैं, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब एक टर्म आती है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? हम पहले इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इनर्शिया का मतलब क्या है। तो इनर्शिया क्या है, ध्यान दें कि कोई भी बॉडी होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक इनएबिलिटी होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक इनएबिलिटी है कि वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा, ये उसकी इनएबिलिटी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बुक केप्ट ऑन द टेबल, ये आपकी कोई भी बुक है, वो एक टेबल के ऊपर रखी हुई, तो टेबल पे रखी है, आप देखोगे टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहीं रखी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने नोट करा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे नोट करा। आपने देखा टाइम के साथ साथ इसकी आप देखो ये अपने आप नहीं करेगी। मैंने ये कहा है कि यहां आप इसके ऊपर, बुक के ऊपर जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, फोर्स नहीं लगाते हैं, तो इसकी पोजीशन जो है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी वही थी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी वही है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी नहीं है। मतलब सिंपली द इनएबिलिटी है इसकी इनएबिलिटी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, मतलब ये अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। सीधा सा मतलब ये है।
खुद नहीं कर सकती। आप इसको पुल करोगे ये अब मोशन में आएगी बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। आप इसको पुश करोगे तब भी मोशन में आएगी, क्योंकि उस केस में भी उसके ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन अपने आप ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है। एंड दिस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको नाम दिया गया इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी टू नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ स्वयं अपने आप खुद नहीं कर सकती, दूसरा यदि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो इसकी स्टेट बदलेगी। तो क्लियर सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि व्हाट कॉजेज मोशन, इसका मतलब आ गया व्हाट कॉजेज मोशन। व्हाट कॉजेज मोशन, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम का मतलब जिस चीज को आप लोग कंसीडर कर रखा है, जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स यदि सिस्टम के ऊपर लगेगा तो उस सिस्टम के अंदर मोशन होगी। यदि आपने कोई भी फोर्स, इनर्शिया फोर्स नहीं लगाया, मोशन नहीं होगी। यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाया सिस्टम के ऊपर, सिस्टम अपना क्या है? बुक। वी आर ऑब्जर्विंग द बुक। हम किसको ऑब्जर्व कर रहे थे? बुक को। और बुक के अलावा जितना भी यूनिवर्स का पार्ट बचा सब सराउंडिंग, जिस चीज को आप लोग देख रहे हो दैट इज सिस्टम। तो आप लोग बुक को नोट कर रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपका सिस्टम क्या था? बुक था। आप सिस्टम कह दो या फिर बॉडी बोल दो, मतलब एक ही है। शब्द बदलेंगे, भाव नहीं बदल रहा। तो ये कह रहा है ये इनर्शिया होता है। इनर्शिया की टाइप्स, इनर्शिया की टाइप्स क्या क्या होती है? इनर्शिया को आप लोग कह सकते हो डिवाइड किया गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी इनर्शिया की एक टाइप है, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों चीजें एक साथ आ गई हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, अपने आप रेस्ट से की स्टेट जो थी उसको बदल नहीं सकती। टू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, टू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। मतलब ना तो कोई बॉडी, इसका मतलब है कि बॉडी यदि रेस्ट पे है तो अपने आप मोशन में नहीं आ पाएगी। ये कह रहा है कि मोशन में है तो अपने आप रेस्ट पे नहीं आएगी। ये कहता है ये जो बॉडी यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो यदि जिस दिशा में, जिस लाइन के अलोंग बॉडी मूव करती है, द बॉडी विल कीप मूविंग अलोंग द सेम लाइन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। यदि बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जाती है, मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको बताता है ए बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगी। वो मतलब अपने आप पोजीशन को डायरेक्शन को नहीं बदलेगी, पोजीशन को भी नहीं बदलेगी, डायरेक्शन को भी नहीं बदलेगी। यदि आपने एक बॉल को फेंक दिया, वो मोशन में है, वो अपने आप रेस्ट में नहीं आती। एक्चुअली प्रैक्टिकली आप लोग क्या देखते हैं कि बॉल कुछ समय के बाद किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। जिस सरफेस के कांटेक्ट में थी बॉल उसने लगाया। किसकी फॉर्म में लगाया? फ्रिक्शन की फॉर्म में लगाया। जो बॉल वहां कीप्स ऑन रोलिंग, उसके ऊपर अपोजिट क्या लगा? फ्रिक्शन लगा। उस फ्रिक्शन ने धीरे धीरे बॉल को रोका। यदि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तो बॉल नहीं रुकती, डायरेक्शन भी नहीं बदलती। यदि ये किसी दूसरी चीज से टकराती है और वो चीज इससे उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो ये डायरेक्शन बदलती है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अब बात ये आ गई, ठीक है जी, क्लियर ये बात कि इनर्शिया आ गया। इनर्शिया इज द इनेबिलिटी, वो अपने आप अपनी स्टेट को नहीं बदलेगा, ना रेस्ट की स्टेट को बदलेगा, ना मोशन की स्टेट को बदलेगा, ना डायरेक्शन की स्टेट को बदलेगा। देन हाउ कैन वी क्वांटिटेटिवली मेजर दिस? मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजरमेंट क्या कैसे करें? तो कितना, किसका ज्यादा, किसका कम? तो सिंपल सी बात है, आप लोग फोर्स लगाते हो मोशन उसकी करवाने के लिए, बॉडी की मोशन करवाने के लिए। अब ये सिंपल सा आपको देखना है कि आप लोग, एक बॉडी है आपके पास m1 मास की, दूसरी बॉडी है आपके पास जिसका मास m2 गिवन है। अब मैंने बताया आपको m1 इज ग्रेटर देन m2, देन इन
but on which body you have to exert more force, on which body you have to exert more force to move. आप दोनों की मोशन करवाना चाहते हो तो किस पे ज्यादा फोर्स लगाओ? जिसका मास ज्यादा, मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी इनएबिलिटी ज्यादा, उसकी जिसकी इनएबिलिटी ज्यादा उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। ये इनएबिलिटी ही क्या है? इनर्शिया है। नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, यही क्या है? इनर्शिया। तो जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा फोर्स मांगता है, किस लिए? मूव करने के लिए, मतलब उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। तो इसलिए इनर्शिया की यदि कोई पूछे आपसे कि यूनिट क्या होगी तो सेम एज दैट ऑफ मास। तो यहां आपको पता चला कि इनर्शिया को मेजर, इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी है। इनर्शिया के कारण बॉडीज अपने आप मूव नहीं करती हैं, अपने आप रुकती नहीं है, अपने आप डायरेक्शन नहीं बदलती हैं। कैसे मेजर करें, कैसे बताएं किसका इनर्शिया ज्यादा किसका इनर्शिया कम होगा? तो इनर्शिया को मेजर करने के लिए वी विल मेजर मास। मास जिसका ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। क्लियर? ओके, तो ये था क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास, ना सॉरी इनर्शिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बहुत ही अच्छा मतलब टर्म है ये। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ध्यान दें। तो जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर कुछ क्वांटिटी होती है मोशन की, मोशन की क्वांटिटी होती है। कई बार आप एक बॉडी के ऊपर कम फोर्स लगाते हो, एक बॉडी पे आपने ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन फिर भी कम फोर्स वाली बॉडी तेज मूव कर रही होगी एज कंपेयर टू द बॉडी विच ऑन विच मोर फोर्स इज एक्सर्टेड। तो मोशन की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करें? वो जो मोशन की क्वांटिटी थी जो बॉडी के अंदर एनक्लोज थी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? किसी बॉडी के अंदर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P से शो करा जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम है क्वांटिटी ऑफ मोशन। सिंपल सा है, मोशन की जो क्वांटिटी एनक्लोज्ड है, क्वांटिटी ऑफ मोशन एनक्लोज्ड इन बॉडी। जो बॉडी के अंदर मोशन की जो क्वांटिटी एनक्लोज्ड थी दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ये है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो P है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का कोई प्रश्न नहीं उठेगा, इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। और जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो आया वो भी क्या आएगा? वेक्टर है। तो लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या है लीनियर मोमेंटम की? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, मतलब जो बॉडी के वेलोसिटी के की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन है? लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, और उसका फॉर्मूला है इन स्केलर फॉर्म यू मे राइट P इज इक्वल टू mv। स्केलर फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो P इज इक्वल टू mv सिंपली। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या है लीनियर मोमेंटम की? जी मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजीली निकाल लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का m l t माइनस 1। ये किसका? क्लियर? डायमेंशन फॉर्मूले 11th क्लास में शुरू हो जाते हैं, तो ये आप लोग साथ ही साथ करते रहेंगे। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, अब कहता है कि जो बॉडीज की मोशन होती है, हमने पढ़ा कि मोशन को कारण क्या था? मोशन का, मोशन का कारण था फोर्स। जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया तब बॉडीज ने स्टार्ट करा मूव करना शुरू किया, या फिर रुकना शुरू किया, या फिर डायरेक्शन बदलनी शुरू की। जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उनको किन जो लॉज का को फॉलो करती हैं वो उनकी बात करते हैं। जब बॉडीज मूव करती हैं, रेस्ट में आती हैं, या फिर रेस्ट से मोशन में जाती हैं, या फिर डायरेक्शन बदलती हैं, तो वो किन नियमों का पालन करती हैं, उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और वो लॉज हमें बताई जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसका बेस है, फाउंडेशन है ये लॉज। और ये जो लॉज बताई, ये लॉज थी न्यूटन के द्वारा बताई गई, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा।
और उनको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से हम उनको पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसने 3 नियम दिए। नंबर 1, न्यूटन की फर्स्ट लॉ जो थी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसमें सिंपल उसने बताया कि कोई भी वस्तु रेस्ट पे है, कहना दिस इज द बॉडी, मास इसका गिवन है, आपने m बता दिया, इट इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ये कह रहा है कि ये बॉडी रेस्ट पे है, तो कहेगा कि इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, ये कंटिन्यू रखेगी, रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर नहीं लगाओगे। सिंपल सी बात है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until an external force, ध्यान दे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर से इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर नहीं लगाएंगे तब तक ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये फर्स्ट लॉ में थी। उसने फिर सेकंड लॉ भी दिया, इसके कुछ कंसीक्वेंसेस भी आते हैं जो आप लोग बुक से पढ़ेंगे कि पैसेंजर जो होता है, जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होके आगे बढ़ती है, एक पैसेंजर था जो उसमें उसके अंदर बैठा है, ही फील्स एन बैकवर्ड जर्क, एक पीछे की तरफ उसको झटका लगता है, दिस इज ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। या फिर बस सडनली रुकती है तो वो आगे की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगता है, दैट इज ऑल्सो ए कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वो एक्चुअली में है क्या, वो कि पैसेंजर है, ये पैसेंजर इसके ऊपर बैठा है, जैसे ही हम यहाँ बना सकते हैं कि ये बस थी और उसमें कोई भी पैसेंजर खड़ा है, बस भी रेस्ट पे, पैसेंजर भी बस के साथ साथ रेस्ट पे है, तो हुआ क्या, जैसे ही बस मूव करना शुरू करती है तो देखिए फिट जो होते हैं इसके पैसेंजर के, ये फिट है वो कांटेक्ट में है, किसके साथ? बस के फ्लोर के साथ। तो वो बस के फ्लोर के साथ जब कांटेक्ट में है तो जैसे ही बस मूव करने लगी तो ये फिट जो थे वो बस के साथ साथ आगे मूव करेंगे, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट था उसका वो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। वो किस में था? पहले अभी रेस्ट में थे, सारी चीजें रेस्ट में थी, बस रेस्ट में थी, पैर भी रेस्ट में थे, और ये जो उसका अपर बॉडी पार्ट था पैसेंजर का, दैट इज आल्सो एट रेस्ट, सारी चीजें रेस्ट में थी। जैसे ही एज द बस स्टार्ट्स मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, the fits which are in contact with the floor of the bus comes into motion। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट इनर्शिया के कारण, अपर बॉडी पार्ट पे फोर्स नहीं लगा, लोअर बॉडी पार्ट पे फोर्स लगा बस के साथ, अपर बॉडी पार्ट पे फोर्स नहीं लगा तो वो किस में रहने की कोशिश करेगा? वो रहेगा रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। तो ये पैर आगे निकल जाएंगे, ये पीछे, तो उसे कैसे लगेगा? पीछे की तरफ झटका लगेगा। करके देखना एक बार, पैर आगे निकाल देना, पीछे बॉडी को ऐसे ही छोड़ देना, तो एक बैकवर्ड जर्क उसको लगता है। सेम इन द केस ऑफ, जैसे बस अब देखो ये चल रहा है, कुछ देर के बाद ये आ जाएगा, संभल जाएगा वहां से, और संभल के बिल्कुल आराम से खड़ा रहेगा, उसमें बस चल रही है, लेकिन जैसे बस रुकेगी, बस रेस्ट में आई, फिर से उसके साथ रेस्ट में आई, लेकिन अपर बॉडी पार्ट ड्यू टू इनर्शिया विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, और ये आगे जाएगा तो आगे की तरफ धक्का। तो ये फर्स्ट लॉ की कुछ कंसीक्वेंसेस थे, एग्जांपल्स थे। सेकंड लॉ, दैट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, सेकंड लॉ बहुत ही इंपोर्टेंट लॉ है न्यूटन की सेकंड लॉ। यहां देखो फर्स्ट लॉ ने उसने बताया कि एन एक्सटर्नल एजेंसी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव, टू चेंज द स्टेट, टू मूव ए बॉडी और टू स्टॉप ए बॉडी और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। लेकिन इसने बताया कि वो एक्सटर्नल एजेंसी का नाम होता है फोर्स, मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। और यहां सेकंड लॉ ने क्या किया? सेकंड लॉ बताती है कितना फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ा। यदि आप किसी बॉडी को मूव करवाना चाहते हो, देन हाउ मच फोर्स विल यू नीड टू मूव द बॉडी, और वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्पीड से उस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करते हो। तो यहां आपको सेकंड लॉ देती है वो जो फोर्स का एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देती है कि क्वांटिटेटिवली आप लोग कैलकुलेट कितना करेंगे, कितना फोर्स उसके ऊपर आप लोग लगाने आपको पड़ेगा। तो यहां पर सेकंड लॉ जो है हम, और इसको देखो रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि बाकी की जो दोनों लॉज थी
वो दोनों यहाँ सेकंड लॉ से आप लोग उनको डेराइव कर सकते हो। तो जो सेकंड लॉ थी न्यूटन की सेकंड लॉ, वो बोलता है, न्यूटन बोलता है इस लॉ में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, linear momentum is directly proportional to force applied। मतलब उसने ये कहा कि आपने t1 टाइम के ऊपर आपने मेजर किया कि बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है, बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना है, p1 है। t2 टाइम पे आपने फिर क्या किया, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हमने लगाया, थोड़े समय तक उसको लगा के रखा फोर्स को, हमें पता t2 टाइम पे फिर हमने उसका लीनियर मोमेंटम चेक किया, अब की बार कितना मिला, p2 मिला। देन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना लीनियर मोमेंटम बदल गया, ये p2 क्या था, फाइनल था, p1 क्या था, इनिशियल था, तो p2 माइनस p1, ये डेल्टा करता है चेंज को शो। p किसको दिखाता है, लीनियर मोमेंटम को। डेल्टा p एक ही चीज है, अलग अलग नहीं लिख सकते हो, डेल्टा अलग p अलग कर दिया ना, डेल्टा p कॉमनली किसको शो करता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फाइनल p2, इनिशियल p1। टाइम कितना लग गया, जब लीनियर मोमेंटम बदला तो बदलने में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन आ गया भाई t2 माइनस t1, t1 पे देखने लगे, चेक किया, t2 तक आपने उसको ऑब्जर्व करा और टाइम टेकन डेल्टा t। देन जो फोर्स आपने लगाया था बॉडी के ऊपर, वो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। देखो डेल्टा p क्या हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा t क्या हो गया, टाइम टेकन। तो डेल्टा p बाई डेल्टा t क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने यहां से हटाया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो F इज इक्वल टू हमेशा क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट लगेगा तो कांस्टेंट K लगाया, डेल्टा P बाई डेल्टा T, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। K को कहां गायब किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर, बचा कितना, डेल्टा p बाई डेल्टा t। क्लियर, ओके। यदि आप ये कहो, देखो यदि आप ये कहते हो कि f इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा p बाई डेल्टा t लिमिट करते, क्या मतलब है लिमिट का, डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब जो टाइम था ना, इंटरवल था वो 0 टेंड्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं लेकिन टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी जो आपने ये एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्व किया वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए था, जिसकी वैल्यू क्या थी, नियर अबाउट 0। क्लियर हुई, तो कह रहा है कि डेल्टा टी, यदि आपने कहा कि दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज आल्सो वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी लेस। कितना है, dp, बहुत कम लीनियर मोमेंटम बदला, टाइम भी बहुत कम बदला। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन था, ये डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की फॉर्म लेंगे, और f इज इक्वल टू आप लिमिट इस पूरे चीज को dp बाई dt, बहुत सिंपली आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया फोर्स। अच्छा p क्या था, लीनियर मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम बराबर किसके, m मास इनटू वेलोसिटी, पुट किया हमने, पुट किया d बाई dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एज मास इज कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट है, देन f इज इक्वल टू मास, तो बाहर आया dv बाई dt,
अरे ये क्या बना, ये बना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछली बुक में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है, देन F इज इक्वल टू ma, जो बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू ma इन वेक्टर फॉर्म, यू मे आल्सो राइट इन वेक्टर फॉर्म। आप लोग क्या लिख सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। क्लियर? ये चीज है ना, ये चीज आप लोग देखोगे तो ये ग्राफ यदि आपको मान लो गिवन है, ग्राफ गिवन है, ये लीनियर मोमेंटम है, ये टाइम गिवन है, मतलब आपको लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम का एक ग्राफ आपको गिवन है। देन ये मान लो कि कोई भी स्लोप थी आपकी, तो ध्यान दें आपका फोर्स किसके बराबर होता है, dp अपॉन dt। ये कौन सा एक्सिस आया, y, यहां पर x, क्या बन गया, स्लोप। यहां पर आप निकालना चाहते हो तो यहां आप लोग एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये थीटा एंगल बना, और स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो स्लोप ऑफ लीनियर मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स फोर्स। जो लीनियर मोमेंटम और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या बताएगी आपको, फोर्स के बारे में बताती है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। हो सकता है देखिए कि इन मोस्ट ऑफ केसेस और इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू डील, आपको मिलेगा कि मास जो है वो फिक्स है, ज्यादातर केसेस के अंदर मास फिक्स्ड होता है। उस केस में हमने यहां जो लिखा dv/dt आ गया। व्हाट इफ v इज फिक्स्ड, किसी केस के अंदर v फिक्स हो और m क्या है, वेरिएबल हो, m वेरिएबल हो, तो क्या करेंगे आप, v को बाहर निकाल लेंगे, f लिख देंगे v इंटू dm/, सिंपल। पर ये बहुत से कम क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलने वाला है, ज्यादातर केसेस के अंदर आप लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ ने बताया कि बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाए, और उस एक्सटर्नल एजेंसी को नाम दिया, फोर्स का नाम दिया। अब प्रश्न ये उठा कि कितना एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए हमें, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस डायरेक्शन में उसको एक्सर्ट करें, वो किसने बताया, सेकंड लॉ ने। सिंपल आप लोग ये ध्यान रखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यदि आप, इसका मतलब ये है कि आप रेट ज्यादा रखेंगे लीनियर मोमेंटम का, मतलब जल्दी से उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा मोशन उसमें देंगे, तो यू हैव टू एक्सर्ट ए ग्रेटर फोर्स। क्लियर? तो ये था, बेसिक बातें थी, कुछ फंडामेंटल बातें थी किसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इसके आगे बहुत से अच्छे टॉपिक और भी आने वाले हैं, इसमें यूनिट्स भी हम पढ़ेंगे कि फोर्स की यूनिट्स होती हैं, किस प्रकार से हम यूनिट्स को इसको कैटेगराइज किया है और उनको कैसे उनको डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा, आगे कनेक्टेड मोशन। नाउ ये